Welcome guys in another session of image based questions. In previous session we have been discussed about important topics of microbiology. अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इमेज बेस्ड के बारे में। इमेज बेस्ड में आज का जो हमारा लेक्चर फोकस होने वाला है वो होने वाला है जनरल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। जब कभी भी हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एज अ हेल्थ केयर वर्कर परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो और आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न अब होने वाला है नोट सेट का, उसमें क्लिनिकली कोरिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। ऐसे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से इंस्ट्रूमेंट को क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करवाना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट को आपको किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले हम हमारे इमेज बेस के सीरीज में जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा ये, आइडेंटिफाई इट। इमेज बेस के सीरीज में आजकल इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामने स्क्रीन पर दिखाई देने वाला छाया चित्र कौन सा है, यानी कि जो इमेज आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो क्या है। तो देखिए, यह एक विशेष प्रकार का डिवाइस है जिसे मेनली हम पोस्ट ऑपरेटिवली यूज करते हैं। कई बार होता यह है कि सर्जरी होने के बाद पर्सन की रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है। पर्सन को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने लगता है, क्योंकि सर्जरी के बाद जो हमारा पेशेंट है वह इमोबिलाइजेशन जो है उसका हो जाता है, वह अपने बेड से उठ नहीं सकता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसी कंडीशन में उसकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो इम्पैक्टेड होता है, जिसकी वजह से जनरलाइज्ड एडिमा होता है और उस वजह से कई बार न्यूमोनिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में उसकी इमोबिलिटी के दौरान उसके चेस्ट वॉल को फुली हमें जो है एक्सपांड करवाना होता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर जो होता है ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी और लंग्स के फंक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम समझे कि इस स्पायरोमीटर में 3 टाइप्स की बोल्स होती हैं, ये डिफरेंट टाइप की लंग कैपेसिटीज और लंग्स वॉल्यूम को दिखाती है। ऐसे में यह डिपेंड करता है कि पर्सन बॉल को जितना अच्छी तरीके से ऊपर उठा सकता है वो इंडिकेट करता है कि उसकी लंग कैपेसिटीज, लंग वॉल्यूम, उसका लंग कॉम्प्लियंस उतना ही ज़्यादा बेटर है। तो यह इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्पायरोमीटर है। पोस्ट ऑपरेटिवली इसका यूज किया जाता है। सामने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले इंस्ट्रूमेंट का या आर्टिकल का नाम बताइए। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई इट। अगर हमें इसे आइडेंटिफाई करना हो तो यह क्या है। तो अगर इसी प्रकार दिल्ली एम्स के नॉर्थ सेट के एग्जाम में आपको यह दिख जाए तो आप आसानी से बड़े प्रेम पूर्वक दिल्ली एम्स वाले को बता देना, यह पेस मेकर है। पेस मेकर एक प्रकार का डिवाइस जो कि हार्ट ब्लॉक की कंडीशन के अंदर हार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देता है और उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की वजह से हार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देता है और उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की वजह से हार्ट जो है वो आर्टिफिशियली पैसिंग कर सकता है। तो हार्ट में कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम जिस आर्टिफिशियल डिवाइस का प्रयोग करते हैं उस आर्टिफिशियल डिवाइस का नाम होता है पेस मेकर। तो इस प्रकार की दिखाई देने वाली संरचना है, यह होगी हमारी पेस मेकर। ठीक है, आइडेंटिफाई इट क्या नजर आ रहा है? वो गाना तो कहीं याद आपको आ नहीं रहा होगा, चिकली चमेली पौवा लगा गया। यस, ये पौवा नहीं है, यह विशेष प्रकार की बोटल्स है। इन बोटल्स को हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स बोलते हैं कल्चर बोटल्स। कई बार होता यह है कि जब पेशेंट किसी आईसीयू में एडमिट हो, किसी वार्ड में एडमिट हो, उसके दौरान उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। उसे विभिन्न प्रकार के नॉर्मल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियमिया हो सकता है, सेप्टिसेमिया हो सकता है। ऐसे में ज़रूरत होती है ब्लड को कल्चर करवाने की। कल्चर कराने के लिए हमें कल्चर मीडियाज़ का प्रयोग करना पड़ता है। तो
यह जो बोतल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह कल्चर बोतल्स है जिनका प्रयोग सैंपल को प्रिजर्व रखने के लिए किया जाता है और उस सैंपल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाने के लिए किया जाता है। इनके आधार पर हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक चलाते हैं, क्योंकि जो हम जब इन कल्चर बोतल में ब्लड को डालेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के पश्चात हम उसे एंटीबायोटिक्स की रेजिमेन, एंटीबायोटिक की थेरेपी स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमें पेशेंट का कल्चर लेने के लिए, पेशेंट का सैंपल को लेने के बाद इन कल्चर बोतल में डाल करके उस सैंपल को लेबोरेटरी तक ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई इट, ये कंडीशन क्या है? देखिए, यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें यहां पर एक लेडी दिखाई दे रही है। उस लेडी की बॉडी पर इस प्रकार के गारमेंट्स को जो है उसको वियर करवाया गया है। यह गारमेंट पेशेंट को पहनने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम इन्हें बोलते हैं नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का, अगर हम लोग कहें कि इनमें न्यूमेटिक टाइप का टॉर्निक्वेट एक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए, जो एंटी शॉक गारमेंट, व्हाट इज शॉक? शॉक की कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है, ब्लड का परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है। उस परफ्यूजन के डिक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि ब्लड की वेलोसिटी और ब्लड का फ्लो, ब्लड का अमाउंट, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। उस ब्लड के वॉल्यूम के डिक्रीज होने की कंडीशन में हमारी बॉडी में हमें ब्लड की वेलोसिटी को मेंटेन करना होता है, जिस वेलोसिटी की वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना चाहें तो हमें हमारे बॉडी पार्ट को कंप्रेस रखना होता है। उस कंप्रेशन की वजह से वीनस ब्लड जो है, उनका वीनस ब्लड जो है वो बढ़ता है, और वीनस ब्लड के बढ़ने की वजह से वीनस सप्लाई बढ़ती है, और वीनस सप्लाई के बढ़ने की वजह से आर्टेरियल कैपिलरी बेड में ब्लड बढ़ता है, और आर्टेरियल कैपिलरी बेड में ब्लड बढ़ने की वजह से आर्टेरियल जो सप्लाई है उनमें ब्लड बढ़ता है, और ओवरऑल आर्टेरियल सप्लाई में ब्लड बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पर नॉन न्यूमेटिव एंटी शॉक गारमेंट का प्रयोग किया गया है। इनमें कोई भी एयर वाला डिवाइस यहाँ पर नहीं है। इसका बड़ा फायदा यह होता है कि इसकी वजह से जो है पेशेंट को टाइटनेस फील नहीं होती है। इन्हें लार्जर बॉडी पार्ट पर अप्लाई किया जा सकता है। पेशेंट्स को लोअर बॉडी पार्ट में हाइपोक्सिया होने के चांसेस यहां पर डिक्रीज हो जाते हैं। आइडेंटिफाई इट, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट। एम्स दिल्ली में पूछा गया, एम्स ऋषिकेश में पूछा गया, एम्स जोधपुर में पूछा गया। सामने क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? देखिए, आप लोगों को जब धीरे धीरे आप वार्ड में जब आप परफॉर्म करेंगे तो वार्ड में परफॉर्म करने के दौरान आप लोगों को कभी कभी यूरोबैग दिखाई देगा, तो आपको कभी कभी आपको दिखाई देगा यूरोमीटर। अब होता क्या है? यूरोबैग के अंदर नॉर्मली यूरिन कलेक्ट होता है, और नॉर्मली यूरिन जो कलेक्ट होता है उसका कलेक्टेड यूरिन का लेवल धीरे धीरे उस बैग के अंदर बढ़ता जाता है। लेकिन इस यूरोबैग की एक ड्रॉबैक यह होता है कि इसके अंदर हम हावरली यूरिन आउटपुट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, आईसीयू के पेशेंट के अंदर यूरिन का आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हम नॉर्मली जानते हैं कि किसी भी पेशेंट के अंदर, पर्सन के अंदर 30 ml पर आवर से कम, 30 ml पर आवर से कम उसका यूरिन फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। मिनिमम यूरिन फ्लो शुड बी 30 ml पर आवर, यानी कि इसको हम लोग ऐसे बोले 0.5 ml पर केजी पर आवर यूरिन तो बनना ही चाहिए। अगर नहीं बन रहा है या फ्लूइड की डेफिशिट, डिहाइड्रेशन, किडनी की एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। समझने वाली बात यह है कि एक पर्सन को 1 घंटे में 30 ml यूरिन तो आना ही चाहिए। इन केस अगर यह यूरिन का अमाउंट प्रेजेंट नहीं है तो पेशेंट जो है वो रीनल फेलियर की कंडीशन में जा सकता है।
ऐसी कंडीशन में यूरिन के फ्लो को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, यूरिन की क्वांटिटी को एक्यूरेटली और आवरली मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है यूरोमीटर की। दिस इज नॉट अ यूरो बैग, इट्स अ यूरोमीटर। यूरोमीटर की खास बात यह होती है कि इसमें यूरो बैग की तरह पाउच तो होता ही है, साथ में हावरली यूरिन, 1 घंटे में यूरिन को मेजर करने वाला एक स्पेशल डिवाइस भी लगा होता है जो उस घंटे के यूरिन को एक्यूरेटली काउंट कर लेता है। घंटे भर में जितना भी यूरिन कलेक्ट हुआ है उसे फिर हम यूरो बैग में पोर कर देते हैं। दिस इज यूरोमीटर। व्हाट इज दिस? अब एक्चुअल में दिस इज एनवायरमेंट ऑफ कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक के एनवायरमेंट में हम लोगों ने बहुत सारी तरह की कंडीशंस को फेस किया है। ऐसे में पेशेंट जब हॉस्पिटल में आएगा, हॉस्पिटल में आने के बाद उसके विभिन्न प्रकार के डिस्चार्जेस का हॉस्पिटल के फ्लोर पर जाना, और अगर विभिन्न प्रकार के डिस्चार्जेस हॉस्पिटल के फ्लोर पर गिरते हैं तो उनकी वजह से जो हमारा पेशेंट है और हमारा जो हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट्स हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर हमें यह याद रखना है कि ग्लव्स, यहाँ पर हम लोग बोलें डस्ट कीपर, विभिन्न प्रकार के स्पिलेज कंट्रोलर, विभिन्न प्रकार के मॉप्स, विभिन्न प्रकार के हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, एक स्पेशल प्रकार का हम लोग बोले कार्ड बॉक्स, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है बायो हेजार्ड स्पिल किट को, बायोहेजार्ड स्पिल किट को। तो ध्यान रखना यह इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट आप जिसको रिसीव कर रहे हैं, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी के दौरान उसको एब्डोमिनल ड्रेन्स लगे हुए, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा राइट, जैसे कि उसको राइट आईसीडी लगा हुआ है, लेफ्ट आईसीडी लगा हुआ है, राइट एब्डोमिनल लगा हुआ है, लेफ्ट एब्डोमिनल ड्रेन लगा हुआ है। ऐसे ड्रेन्स वाले पेशेंट को जब आप रिसीव करते हैं, कई बार उनके ड्रेन्स जो होते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ड्रेन्स में भरा हुआ फ्लूइड जमीन पर आ गिरता है, फ्लोर पर आ गिरता है। फ्लोर के उस ब्लड को हमें एक स्पेशल प्रकार के मेथड से, स्पेशल प्रकार के डिवाइसेस के साथ मेंटेन करना होता है और क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए जिस स्पेशल प्रकार के किट की हमको आवश्यकता होती है, उस किट को हम लोग बोलते हैं बायोहेजार्ड स्पिल किट। सामने स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पर दिखाई देने वाली इस प्रकार की डिवाइस को हम लोग बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। यह एक पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर है। इस पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर नॉर्मली यह हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाले ऑक्सीजन का सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का सैचुरेशन बताती है, और साथ ही में यह हमें बताती है पल्स रेट को। एक बार यह क्वेश्चन स्पेशली किसी एग्जाम में पूछा गया, पल्स ऑक्सीमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इट एक्ट्स ऑन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री प्रिंसिपल। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री प्रिंसिपल। तो हमें यह याद रखना है कि पल्स ऑक्सीमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? यह स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर आपको कौन कौन से इमेजेस दिखा करके आपको पूछा जाए कि बताइए पेशेंट अभी हाइपोक्सिया में है या नहीं है, तो आपको SpO2 की वैल्यू देखनी है और पल्स रेट की वैल्यू आपको देखनी है। तो दिस इज पल्स ऑक्सीमीटर। Identify this. What is this? This is a special type of device that is used in ICU intensive care units. This is a bear hugger. Bear hugger. Simply, what is bear hugger? This is warmer. यह एक प्रकार का वार्मर है। जब कभी भी हम पेशेंट को सर्जरी के बाद आईसीयू में लेते हैं, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में रिसीव करते हैं, तो उस समय पेशेंट की बॉडी की सर्जरी हुई है, जनरलाइज बॉडी में सर्जरी की वजह से पेशेंट की बॉडी में इंसिजन्स लगे हुए हैं। उन इंसिजन्स की वजह से पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपोथर्मिया की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट्स को आर्टिफिशियली टेम्परेचर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अंदर, इस मशीन के अंदर टेम्परेचर को सेट करने वाले
पैरामीटर्स होते हैं। इन पैरामीटर्स की वजह से टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सकता है, निकलने वाले फ्लो के वॉल्यूम्स को मेंटेन किया जा सकता है। और ऐसा करने पर यहाँ जो ये पाइप लगा हुआ है, इस पाइप को पेशेंट की ब्लैंकेट से कनेक्ट कर देते हैं और इसकी वजह से जो एयर निकलती है वो पेशेंट को हीट प्रोवाइड करती है। व्हाट इज दिस? आइडेंटिफाई दिस डिवाइस। दिस डिवाइस इज बेयर हगर। Identify this device. This device is, what is this? This is defibrillator. What is defibrillator? जब कभी भी पेशेंट की हार्ट को ब्लॉक हो जाएगा, पेशेंट की हार्ट की एक्टिविटी अब नॉर्मल होगी, ऐसी कंडीशन में हार्ट की एक्टिविटी को दोबारा से सिंक्रोनाइज करने के लिए, दोबारा से उसके हार्ट को पेसिंग में लाने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रिकल शॉक्स को देना होता है। बाहर से हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। अब देख लो, ध्यान से बात समझना। डिफिब्रिलेटर में यहां पर ये पैड्स होते हैं और यहां पर इसके अंदर स्पेशल टाइप्स की, यहां पर अगर इसे हम लोग बोले ईसीजी को कनेक्ट करने वाली यहां पर लीड्स होती हैं। इस डिफिब्रिलेटर के मॉनिटर के अंदर ईसीजी भी हम लोग देख सकते हैं। इसके अंदर यह जो बटन होता है, इस बटन से हम लोगों को चार्जिंग सेट करनी होती है कि हम बाइफेजिक टाइप का डिफिब्रिलेशन देना चाहते हैं या मोनोफेजिक टाइप का देना चाहते हैं। बाइफेजिक और मोनोफेजिक के अंदर अलग अलग प्रकार के करंट का अमाउंट होता है जो कि हम पेशेंट की बॉडी को डिलीवर करते हैं। ऐसे में हमें यह डिसाइड करने के लिए इसमें चार्ज को सेट करना पड़ता है और चार्ज को सेट करने के बाद उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस डिवाइस इज डिफिब्रिलेटर। यह है हमारा डिफिब्रिलेटर। व्हाट इज दिस? दिस इज रिपल बेड। Just ripple bed. What is ripple bed? Ripple bed is mainly used in ICU. It contains amount of air and this air will prevent bed sore. So this is known as ripple bed or ripple mattress. Identify it. सबसे सिंपल क्वेश्चन, सभी अभी तक जितने नर्सिंग एग्जाम हुए सभी में कॉमनली ये पूछा गया है। व्हाट इज दिस? दिस इज डीवीटी पंप। यानी कि क्या होगा? जब कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट होगा, वार्ड में एडमिट होगा, एडमिट होने के दौरान वह इमोबिलाइज्ड होगा। इमोबिलाइजेशन की वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में ब्लड मूव नहीं करेगा, ब्लड का स्टिग्नेशन होगा, इम्बोलिज्म बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी इम्बोलिज्म होता है जिसके अंदर एल्वेलाई परफ्यूज नहीं हो पाती है। उसकी वजह से पर्सन जो है वो हाइपोक्सिया में जा सकता है और हाइपोक्सिया की वजह से इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी भी हो सकती है। ऐसे में इम्बोलाई को प्रिवेंट करने, इम्बोलाई को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट्स की काफ मसल्स वो मसल, गैस्ट्रोन्यूमियस मसल, जिस मसल को हम सेकेंडरी हार्ट ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। काफ मसल्स जो होती है वो हमारे लोअर बॉडी पार्ट के लेग्स के ब्लड को पंप करके हमारे हार्ट तक पहुंचा देती है। ऐसी कंडीशन में, इमोबिलाइजेशन की कंडीशन में, इन मसल्स का कोऑर्डिनेशन, इन मसल की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। इन मसल्स की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए, इनकी फंक्शनिंग को सपोर्ट करने के लिए हम डीवीटी पंप नाम के डिवाइस को यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर स्पेशल प्रकार का मॉनिटर होता है जिनमें प्रेशर को सेट कर दिया जाता है। उस प्रेशर को सेट करने के बाद डीवीटी पंप को हमारे काफ मसल वाले एरिया पर अप्लाई कर दिया जाता है। इनकी वजह से स्पेशल प्रकार की पंपिंग एक्टिविटी क्रिएट होती है। यह पंपिंग एक्टिविटी ब्लड के फ्लो को, सर्कुलेशन को बढ़ाती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाला यह इंस्ट्रूमेंट, यह चलचित्र, यह डायग्राम हमें इंडिकेट करता है व्हाट इज दिस? दिस इज डीवीटी पंप। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट इमेज को। दैट इज आइडेंटिफाई दिस। यह क्या है? तो सिंपली अगर हम बात करें किसी, दिस इज ईएनटी इंस्ट्रूमेंट। गुरुजी ईएनटी का तो है, लेकिन ईएनटी में भी कौन सा है? अरे भैया ईएनटी में यह वो इंस्ट्रूमेंट है जब किसी बच्चे के कान के अंदर फॉरेन बॉडी चली जाए,
कान के अंदर फॉरेन बॉडी का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ईयर का एग्जामिनेशन करना हो, ऐसे में ईयर की जो केनाल है वो एस शेप्ड की है, वो एक तरीके का डार्क वाला एरिया है, एक नेरो एरिया है। उस नेरो एरिया का प्रॉपर विजुअलाइजेशन करने के लिए, उसको जूम करके विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक डिवाइस की, जिस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं ओटोस्कोप। तो ध्यान रखना, दिल्ली एम्स वाला एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले डायग्राम का नाम बताइए। नाम होगा इस डिवाइस का ओटोस्कोप। ठीक है, ओटो मतलब ईयर। हाँ भाई, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट या दिस समथिंग, दिस इज अ सिंपली थर्मामीटर। दिस इज अ टेम्पो डॉट थर्मामीटर, जिसे कई बार हम लोग बोल देते हैं स्ट्रिप थर्मामीटर। स्ट्रिप थर्मामीटर, यह जो स्ट्रिप थर्मामीटर है इसमें अलग अलग प्रकार की कलर कोडिंग होती है। इस स्ट्रिप थर्मामीटर में अलग अलग प्रकार की कलर कोडिंग होती है। यह कलर कोडिंग बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग शो हो जाती है, यानी कि इस पर विभिन्न प्रकार के डॉट्स होंगे। इनको जितना टेम्परेचर मिलेगा उसके बेसिस पर इस स्ट्रिप के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी और वो एक स्पेशल प्रकार के कलर को शो कर देगी। जनरली टेम्पोरल टेम्परेचर लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और ऐसे केयर सेटिंग्स जहां पर हमें मास लेवल पर केयर की जरूरत पड़े, मास लेवल पर इंस्ट्रूमेंट मौजूद ना हो, ऐसे में हम इन डिस्पोजेबल डिवाइसेस का भी प्रयोग कर सकते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। तो व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रिप थर्मामीटर। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेम्पो डॉट। Identify our next device. Very important device. It's a syringe. But which type of syringe? This is also known as Tommy या Tomy syringe. This is also known as Tomy syringe. What is Tomy syringe? The Tomy syringe is used in condition of benign prostatic hyperplasia. In condition of benign prostatic hyperplasia, there will be an obstruction in the flow of urine in the passage of urethra. The urethra will be obstructed due to the hypertrophy and hyperplasia of prostatic gland. So in this condition, we need to prevent urethral infection, and sometime after TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि किसी पर्सन को अगर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया है तो हमें उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड को, देखो इतनी बात तो आप जानते ही होंगे कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो यह आपकी यूरिथ्रा है, तो यहां पर क्या पाई जाएगी? प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर हाइपरट्रॉफी कर लेगी तो आपकी यूरिथ्रा क्या हो जाएगी? अजीब ब्लॉक हो जाएगी। यूरिथ्रा अगर आपकी ब्लॉक हो गई है तो उसको ब्लॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एब्लेटरी निडल डालनी पड़ेगी। वह निडल डाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट वहां पर हम कर सकते हैं। तो ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट जब हम करते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट जब हम करते हैं तो ब्लैडर के अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग पार्टिकल्स हो जाते हैं। उन पार्टिकल्स को हमें फ्लश करना होता है। ऐसे में जिस सिरिंज की हमें ब्लड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, ब्लड क्लॉट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जिस सिरिंज की हमें जरूरत पड़ती है, उस सिरिंज का सुंदर सा प्यारा सा नाम होता है टूमी सिरिंज। व्हाट इज टूमी सिरिंज? दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ benign prostatic hyperplasia। भैया आइडेंटिफाई करो इसे, ये क्या है? देखिए, आप हॉस्पिटल में नहीं जाओगे, ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की है, वो एम्स के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन क्लिनिकल वेरियस टाइप ऑफ क्लिनिकल बोर्ड्स का उनको एक्सपोजर नहीं है। ऐसे में हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अब हम जो इमेज बेस पढ़ रहे हैं उसमें हम रेडियोलॉजी अलग से पढ़ेंगे, पीडियाट्रिक के इमेजेस अलग से पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अलग से पढ़ेंगे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अलग से पढ़ेंगे, जनरल आइटम अलग से पढ़ेंगे, डिजीज वाइज इमेज बेस जो है अलग से पढ़ेंगे। ऐसे में हर सब्जेक्ट के अलग अलग इमेज बेस पढ़ेंगे। ऐसे में आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे जनरल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इन जनरल इंस्ट्रूमेंट में पहचानो यार ये कौन है, तो यार ये सिंपल सी बात है, हमें नजर आ रहा है एक प्रकार का स्कोप। Scope is a wired device that is used to visualize body cavity and body organ, but it is
देखो यहाँ पर क्या होगा यार, इसको हमें एंटर करवाना है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसको हम जो एंटर करवाएंगे, एंटर करवाने का जो पाथवे होगा वो होगा लंग्स वाला। लंग्स में से अगर किसी लंग्स में किसी चीज़ को जाना है तो लेयरिंग से जाना पड़ेगा, लेयरिंग से जाना है तो उसके टिप को हमें जो है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि नाम दे इस स्कोप का, तो इसका नाम होगा ब्रोंकोस्कोप। व्हाट इज ब्रोंकोस्कोप? ब्रोंकोस्कोप इज अ विजुअलाइजेशन डिवाइस। आइडेंटिफाई इट। तो इसके अंदर यहाँ पर एक गाइडिंग वायर्स होती है, गाइडिंग वायर को छोटा और बड़ा करने के लिए चीज़ें होती है, इसमें कैमरा लगा हुआ होता है और वो हमारे ब्रोंकाई के अंदर वाले पार्ट को, लंग के अंदर वाले पार्ट को ऑब्जर्व कर सकता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस। हाँ भाई, इसको आइडेंटिफाई कर लो यार। गुरुजी यहाँ पे तो क्या आइडेंटिफाई करें? देखो कुछ तो दिख रहा होगा, दिखाई देने वाली चीज ये है। व्हाट इज दिस? देखो होता क्या है, हमारे कुछ साथी जो हैं वो सीटी स्कैन वाले एरिया में काम करते हैं, कुछ हमारे जो साथी हैं वो एक्सरे वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो कुछ हमारे साथी हैं वो तो कीमोथेरेपेटिक वाले इन्वायरमेंट में काम करते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे कुछ साथियों की ड्यूटी होती है रेगुलर एक्सरे परफॉर्म करवाना ऑर्थो के वार्ड में। ऐसे में उनकी बॉडी में एक्सरे जा सकता है यार, उनकी बॉडी में एक्सरे जा सकता है, उनकी बॉडी को एक्सरे के रेडिएशन जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। एक्सरे के रेडिएशन से बॉडी को बचाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि रेडिएशन का कितना अमाउंट पर्सन की बॉडी में गया है। उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक प्रकार के मीटर का प्रयोग करना पड़ेगा, और उस मीटर का प्रयोग, जिसका प्रयोग हम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डोजीमीटर। डोजीमीटर वह डिवाइस जो हमारी बॉडी पर जाने वाले एक्सरे के रेडिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट कर ले, उसे हम लोग बोलेंगे डोजीमीटर। तो ध्यान रखना, यहां पर आपको अगर इस प्रकार का कोई डिवाइस दिखा दिया जाए जो कि पर्सन के चेस्ट वॉल पर लगा हुआ हो, कॉलर पर लगा हुआ हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे डोजीमीटर। नेक्स्ट इमेज, आइडेंटिफाई दिस। ये जानी पहचानी बहुत ही इमेज है, बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी इमेज है। नाम क्या होगा इसका? सर यह तो एक इमेज नजर आ रही है जो कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करवाती है। जी हाँ, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करवाएगी और इसका नाम होगा अम्बू बैग। अब कई बार आपसे पूछेगा अम्बू बैग की स्पेलिंग, तो देखो ध्यान से समझना। कई बार आपको सबको पता होता है कि ये अम्बू बैग है, लेकिन इसकी स्पेलिंग, इसके फुल फॉर्म वहां पर दी हुई होगी। फुल फॉर्म को आपको अच्छे से रीड करना है और उसके बाद उसके आंसर को मार्क करना है। तो ध्यान से, दिस इज आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट अम्बू बैग है। यहाँ पर ये इसका फेस मास्क वाला हिस्सा है, ये इसका एयर कंटेनर है, और इस हिस्से से नॉर्मली आपको एक और क्वेश्चन आएगा। एडल्ट के लिए जो अम्बू बैग होता है वह एक स्क्वीजिंग के दौरान कितना अमाउंट ऑफ एयर पर्सन में डिलीवर कर देता है, उसको हम लोग बोलेंगे 1200 ml का अमाउंट जो है ये यहाँ पर डिलीवर कर देता है एक स्क्वीजिंग के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार जो है आपसे इंटरव्यूअर यह पूछ सकता है, स्किल टेस्ट में आपसे यह पूछा जाएगा, अम्बू बैग से क्या हम 100% ऑक्सीजन दे सकते हैं क्या पेशेंट को? क्या अम्बू बैग से पेशेंट को लिमिटेड अमाउंट, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिया जा सकता है क्या? या फिर अम्बू बैग जो है उससे जो हम पर्सन को एयर जो उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें कौन कौन सी गैसेज होती है? इस प्रकार के क्वेश्चन स्किल टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो देखो, पहली बात जो इंटरव्यूअर आपसे पहला क्वेश्चन करे कि क्या इससे कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को दिया जा सकता है क्या? हाँ, दिया जा सकता है, क्योंकि अम्बू बैग का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहां पर पोर्ट होते हैं। उन पोर्ट को अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर से कनेक्ट कर दें तो उनसे हम लोग लिमिटेड अमाउंट, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को दे सकते हैं। दूसरी बात, वह बोले कि अम्बू बैग जो है वो किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन के डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है। ऐसी कंडीशन में उससे पर्सन की बॉडी में जाने वाली गैसेस का कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन वही होगा जो रूम एयर हम इनहेल करते हैं, उस रूम एयर के अंदर जितना परसेंट ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन 16% है तो 16% पर्सन की बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी। तो इस प्रकार हमें यह याद रखना है। इस डिवाइस का नाम था अम्बू बैग। आइडेंटिफाई आवर नेक्स्ट इमेज। क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? स्क्रीन पर दिखाई देने वाले इस इंस्ट्रूमेंट को, इस आर्टिकल को हम लोग बोल देते हैं सिरिंज पंप या फिर इन्फ्यूजन पंप। देखिए, मेनली इन्फ्यूजन पंप का प्रयोग उन मेडिसिन के लिए किया जाता है जिनकी बहुत ही कम डोज को, माइन्यूट डोज को लंबे टाइम में पर्सन को देना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर
आप किसी पर्सन को सेफ्ट्रिक्सोन का इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, 1 ग्राम सेफ्ट्रिक्सोन को 10 ml में डिजोल्व करके आप उसे स्क्वीज कर सकते हैं, पर्सन की बॉडी में जो है उसे इंजेक्ट कर सकते हैं, और 10 ml जो ड्रग थी वो एक साथ पर्सन की बॉडी में चली जाएगी। लेकिन कुछ केसेज के अंदर, कुछ कंडीशन के अंदर आपको 1 ग्राम दवाई को हो सकता है 24 घंटे में देना पड़े। 1 ग्राम दवाई, अब मान लीजिए आपके पास 12 ml सॉल्यूशन था, 12 ml सॉल्यूशन को आपको 24 घंटे में पर्सन को देना है। ऐसे में आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि 0.5 ml सॉल्यूशन पर आवर पर्सन की बॉडी में जाए। यह बहुत मुश्किल काम है सिरिंज से करने के लिए। ऐसी कंडीशन में हम इन्फ्यूजन पंप का यूज करेंगे। इस इन्फ्यूजन पंप को हम बोलते हैं कई बार सिरिंज पंप। सिरिंज पंप, तो क्यों बोला इसको सिरिंज पंप? क्योंकि हम ड्रग को लोड करके सिरिंज के अंदर यहां पर सेट कर देंगे, इसके अंदर हम लोग जितनी भी अमाउंट ऑफ ड्रग हमें डालनी है उसको हम कैलकुलेट कर देंगे, सेट कर देंगे, और उसके बाद ये पेशेंट की बॉडी के अंदर लिमिटेड अमाउंट, कैलकुलेटेड अमाउंट, प्री डिसाइडेड अमाउंट को इंजेक्ट कर देगी। तो क्या नाम है इसका? सिरिंज पंप। आइडेंटिफाई दिस नेक्स्ट इमेज, व्हाट इज दिस? ये ऋषिकेश एम्स के एग्जाम में पूछा कि क्या है ये। अरे ऋषिकेश के एग्जाम में पूछा तो देखो यहां पर पहली बात क्या लिख रहा है, 104 mmol, यहां पर शुगर का अमाउंट लिखा हुआ है, यहां पर एक स्ट्रिप लगी हुई है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लूकोमीटर। दिस इज नॉन एज ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर में क्या होगा, पर्सन की कैपिलरी ब्लड को लिया जाएगा, कैपिलरी ब्लड को लेने के बाद इसकी स्ट्रिप पर जो है ब्लड के पार्टिकल्स, ब्लड की बूंदों को डाल दिया जाएगा, और ब्लड में होने वाले ग्लूकोज के अमाउंट को ये मशीन जो है वो डिटेक्ट कर लेगी। दिस इज ग्लूकोमीटर। आइडेंटिफाई दिस नेक्स्ट इमेज, व्हाट इज दिस? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई इट। This is a special type of orogastric tube, nasogastric tube. This is mainly used in case of esophageal bleeding. आपने नाम सुना होगा पोर्टल हाइपरटेंशन का। पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन जो होती है उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? पोर्टल हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है इसोफेजियल वेरिसिस। इसोफेजियल वेरिसिस का मतलब क्या होता है कि जो इसोफेगस में जो वेन्स हैं, इसोफेगस की जो वेन्स है उनमें हाइपरटेंशन की वजह से इंगोर्जमेंट हो गया। इसोफेगस की वेन्स में इंगोर्जमेंट की वजह से कई बार उनकी फ्रजाइलिटी जो होती है वेन्स की वो क्रिएट हो जाती है। वेन्स की फ्रजाइलिटी की वजह से इसोफेगस के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जब वहां पर हाइपरटेंशन होगा तो इसोफेगस में पाए जाने वाली वेसल्स भी जो है हाइपरटेंशन की वजह से रप्चर कर सकती है। उस माइन्यूट रप्चर की वजह से इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हमें कंप्रेशन क्रिएट करना होता है। कंप्रेशन क्रिएट करने के लिए अगर हम ब्लीडिंग वाले हिस्से को कंप्रेस कर दे तो वहां पर जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और स्क्वीज हो जाती है। उस स्क्वीजिंग की वजह से वहां पर जो है वह ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जिस ट्यूब का हम प्रयोग करते हैं उस ट्यूब का प्यारा सा सुंदर सा मुस्कुराता हुआ नाम है, उस नाम को हम कहेंगे सेंगस्टेकन, सेंगस्टेकन या सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैकमोर ट्यूब। इस सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब के अंदर ध्यान रखना नाम पूछा जाएगा, यह है इसोफेजियल बलून, यह है गैस्ट्रिक बलून। इसोफेजियल बलून जो है वो इसोफेगस को अंदर कंप्रेशन को क्रिएट करेगा। गैस्ट्रिक बलून कार्डियक जंक्शन पर, कार्डियक जंक्शन क्या होता है? कार्डियक जंक्शन वह जंक्शन जिस जंक्शन पर इसोफेगस स्टमक से मिलती है, तो वह संगम स्थल, जिस संगम स्थल पर इसोफेगस का मिलन स्टमक के फंडस से उसको हम बोलेंगे कार्डियक जंक्शन। तो इस कार्डियक जंक्शन पर मेनली जो है वो ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस गैस्ट्रिक बलून को अगर हम इन्फ्लेट कर देंगे तो कार्डियक जंक्शन पर जो है कंप्रेशन क्रिएट होगा। उस कंप्रेशन के क्रिएटिविटी की वजह से यहाँ पर कार्डियक जंक्शन की ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और पर्सन की ब्लीडिंग जो है वो बॉडी में रुक जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक और बात समझनी कि इसके अंदर विभिन्न टाइप के जो है पोर्ट्स होते हैं। किसी पोर्ट से हम गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पायरेट कर सकते हैं, किसी पोर्ट से हम फ्लश कर सकते हैं, किसी पोर्ट से हम जो है
प्रेशर को मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो यहां पर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली इस इमेज का नाम है सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। आइडेंटिफाई आवर नेक्स्ट इमेज। ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक टाइटली कवर्ड मास्क। एक्चुअल में होता यह है कि आप किसी हॉस्पिटल की केयर सेटिंग में एज ए नर्सिंग ऑफिसर परफॉर्म कर रहे हैं, और यार नर्सिंग ऑफिसर की तरह परफॉर्म करने के दौरान आप ऑब्जर्व करते हैं कि वेंटिलेटर वहां पर प्रेजेंट नहीं है, या वेंटिलेटर वेरी क्रिटिकल पर्सन के साथ है। और ऐसी कंडीशन के अंदर या फिर आप एक और कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, और वो कंडीशन यह है कि पर्सन जो है उसको ईजी ट्यूब डालना पॉसिबल नहीं है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अगर जब हम पर्सन को एंडोट्रेकियल ट्यूब से कनेक्ट नहीं कर सकते तो हमें पर्सन को मास्क लगाना होता है। इस मास्क को हम बोलते हैं NIV मास्क। अरे NIV क्या होता है? नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन मास्क। इस NIV मास्क को हम कनेक्ट कर देंगे वेंटिलेटर से, या फिर इसको कनेक्ट हम कर देंगे CPAP मशीन से, या फिर इसको कनेक्ट कर देंगे BiPAP मशीन से। तो यह क्या है? NIV मास्क है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। नॉन इन्वेजिव क्यों बोला? क्योंकि इस मास्क को कनेक्ट करने के लिए हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने की ज़रूरत थोड़ी पड़ी है, नहीं पड़ी है। इसीलिए जब हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इन्वेजन नहीं किया, पर्सन के फेस को डायरेक्ट मास्क से कवर कर दिया, ऐसे में किसी भी प्रकार का इन्वेजन नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया है इसको नॉन इन्वेजिव फेस मास्क। नॉन इन्वेजिव फेस मास्क को हम ऑक्सीजन के सिलेंडर से कनेक्ट नहीं करते। अरे भैया इसको वेंटिलेटर से कनेक्ट किया जाएगा। आइडेंटिफाई दिस नेक्स्ट इमेज। देखो नाम तो साफ लिखा हुआ है, अब तो पहचान ही लिया होगा आपने, रोमोवेक ड्रेन। एक्चुअल में जब किसी पर्सन की एब्डोमिनल सर्जरी हो, थोरेसिक सर्जरी हो, लार्जर बॉडी पार्ट की सर्जरी के दौरान, अगर सर्जरी के दौरान हमने बहुत सारे ब्लड वेसल के ग्रुप्स को इंटरप्ट किया है, तो चांसेस बनते हैं कि वहां पर विभिन्न प्रकार की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुई है, उसकी वजह से वहां पर एडिमा हुआ है। एडिमा होने के दौरान वहां पर विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ऐसे में वहां पर उस कैविटी में, उस बॉडी ऑर्गन में जो फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, उस फ्लूइड को हमें वहां पर कलेक्ट होने नहीं देना है। ब्लीडिंग को हमें वहां पर ऑब्जर्व करना है। तो वहां पर ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए, फ्लूइड कलेक्शन को चेक करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं? रोमोवेक ड्रेन, जो हमारा रोमोवेक ड्रेन होता है, उस ड्रेन को हम पर्सन की बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं। उस ड्रेन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी से आने वाला जो अमाउंट है वो सारा इसके अंदर चला जाता है। अब कई बार क्या होता है कि वह ब्लड, जो पाइप्स लाइन हमारी होती है, जो ट्यूब्स होती है, उन ट्यूब के अंदर वो ब्लड कलेक्ट हो जाता है। कई बार यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं। ऐसे में इसके अंदर स्क्वीजिंग होती है। इस स्क्वीजिंग से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। नेगेटिव प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से अच्छी स्क्वीजिंग होती है, और हम ड्रेन को अच्छे तरीके से जो है कलेक्ट कर सकते हैं। यूज्ड पोस्ट ऑपरेटिवली फॉर अप टू 400 ml ऑफ ड्रेनेज। 400 ml तक का ड्रेनेज है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ भाई समझो क्या लिखा हुआ है ये। अरे ये जो है ना, ये है क्या है? ये बल्ब सिरिंज है। बल्ब सिरिंज वही स्क्वीजिंग एक्शन होगा। अरे स्क्वीजिंग सेक्शन क्या? यूज्ड टू क्लियर न्यूबॉर्न नेजल सीक्रेशन। अरे यार छोटे बच्चों के नाक में सीक्रेशन है, निकालना पड़ेगा ना। अब छोटा बच्चा है, 1 दिन का बच्चा है यार, सांस नहीं ले सकता, बड़ा मुश्किल है उनको हैंडल करना। ऐसे में अगर उनके सांसों में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ऑक्सीजन थोड़ी लगाएंगे। और हम मास्क लगा दे तब भी काम नहीं करेगा, मास्क लगा दे तब भी काम नहीं करेगा, क्योंकि नेजल के अंदर तो ऑब्स्ट्रक्शन है। ऐसे में प्यार से, धीरे धीरे, मोहब्बत के साथ फ्लूइड को नाक में इजाकुलेट करना पड़ता है, जिससे वो एरिया ड्राई से जो है वो वेट हो जाएगा, और वेट होने की वजह से वो सीक्रेशन लूज होकर के बाहर आ जाएंगे। इसलिए प्यार से फ्लूइड को बेबी के नोज में डालने के लिए हम जिस सिरिंज का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है बल्ब सिरिंज। कई बार बॉडी कैविटी को इरिगेट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट इमेज पढ़ लेते हैं फिर। हाँ भाई क्या दिख रहा है ये?
नाम है इसका असेप्टोसिरिंज। व्हाट इज असेप्टोसिरिंज? असेप्टोसिरिंज जो है वो यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ बॉडी कैविटी। इरिगेशन ऑफ बॉडी कैविटी यानी कि यार किसी पार्ट को मान लीजिए उस पर इंसिजन लगा हुआ है, उस पार्ट का डिहाइसेंस हो गया, उस पार्ट का इविसरेशन हो गया। डिहाइसेंस मतलब जो एब्डोमिनल सर्जरी जब होती है ना, तो एब्डोमिनल की वॉल के अंदर तो बहुत प्रेशर होता है यार, वॉल के अंदर प्रेशर है तो वॉल पर इंसिजन लगा दिया, इंसिजन लगाने के बाद उस पार्ट पर सूचरिंग कर दी। अब भैया सूचरिंग करने के बाद सूचर बोलता है मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि एब्डोमिनल कैविटी के स्किन पर पड़ने वाले प्रेशर को मैनेज कर पाऊं। सूचर कहता है यार बस इतना ही होगा मुझसे। सूचर डैमेज हो जाते हैं, वो वुंड के एजेस सेपरेट हो जाते हैं। वुंड के एजेस का सेपरेट होना कहलाएगा डिहाइसेंस। अगर ये हीलिंग प्रॉपर नहीं है तो अंदर का ऑर्गन बाहर आता है और बोलता है मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है। तो ऑर्गन का जब बाहर की दुनिया ऑर्गन देख ले उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इविसरेशन। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें किसी बॉडी कैविटी को, बॉडी के हिस्से को इरिगेट करना होता है, उस ऑर्गन को क्लीन करना होता है। ऐसे में हमें लिमिटेड अमाउंट, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। उस कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को हमें इरिगेट करने के लिए यूज करना है और इसके लिए हम यूज करेंगे बाय असेप्टोसिरिंज। दिल्ली एम्स में आएगा तो सही करके आना। देखो जो भी पढ़ा रहा हूं एक बात ध्यान से समझ लो। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ पढ़ा दूं, लेकिन इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद भी अगर मैंने जो पढ़ाया वो आपके एग्जाम में इनकेस नहीं आया, लेकिन तो आप ये मत समझना कि ये पढ़ाई बेकार गई। ये पढ़ाई आपके जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको तो क्लियर करेगी ही, साथ में आपको ऑप्शंस को पहचानने में मदद करेगी। क्योंकि अगर आप इतनी चीज़ों को जान चुके हैं तो वहां पर आप ऑप्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान से देखना, एक कॉपी लेके रजिस्टर लेके बैठा करो इमेज बेस की क्लास में, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उसको लिखते रहा करो। ठीक है, नोट सेट के ज़माने में बिल्कुल भी भूल चूक का ज़माना नहीं है, एकदम फोकस कंसंट्रेटेड होकर के आपको स्टडी करनी है। अब आ जाओ क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई पहचानो क्या है ये। गुरुजी ये तो लाइट के तार नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, लाइट के तार वार नहीं है ये। देखो क्या होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है यार, इसके अंदर ये क्या नजर आ रहा है, पोर्ट नजर आ रहा है। ये क्या नजर आ रहे हैं, पोर्ट नजर आ रहे हैं। अब ओवरऑल अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे ना तो बताइए ये क्या निकलेगा, स्वान गंज कैथेटर। क्या दिखाई देगा भैया आपको ये, स्वानगंज कैथेटर। व्हाट इज स्वानगंज कैथेटर? स्वानगंज कैथेटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कैथेटर विच इज कनेक्टेड टू द राइट साइडेड ऑफ द हार्ट। ये राइट साइडेड ऑफ द हार्ट से कनेक्ट होता है। ये आपको बताएगा राइट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर, राइट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर। सेंट्रल लाइन अगर हम बात करें, सेंट्रल लाइन इंटरनल जुगुलर वेन का प्रेशर, राइट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर, कौन सी आर्टरी का प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर। तो ध्यान से समझना, राइट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। राइट साइड ऑफ हार्ट किससे कनेक्ट होगा, पल्मोनरी आर्टरी से। अब ऐसी कंडीशन में पल्मोनरी के आर्टरी के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम स्वानगंज कैथेटर का प्रयोग करते हैं। चलो भाई बताओ क्या दिखाई दे रहा है। गुरुजी आपकी दया दृष्टि से हमें इसकी जानकारी है। यह हमें लेरिंजोस्कोप दिखाई दे रहा है। यस, दिस इज यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स एंड दिस इज नॉन एज लैरिंगोस्कोप। बताओ भैया क्या दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन सो क्यों रहा है। इसलिए सो रहा है क्योंकि उसको नींद आ रही है, थका हुआ है, दर्द हो रहा होगा, इसको अपन ने सुला दिया होगा। अब देखो कई बार क्या होता है, पर्सन को एनेस्थीसिया दे दें, हमें उसे फेंटानिल देनी पड़े, मॉर्फिन देनी पड़े, मिडाजोलाम देनी पड़े, स्लीप एपनिया हो। यार ऐसी सारी कंडीशन के अंदर पता है क्या होता है, पर्सन को एक पर्सनल डिवाइस चाहिए जो छोटे वेंटिलेटर का काम करे। ये छोटा वेंटिलेटर है, छोटा वेंटिलेटर को हम बोलते हैं सी पेप। सी पेप क्या होता है, व्हाट इज सी पेप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, दिस इज नॉन एज सीपेप डिवाइस।
तो सीपेप डिवाइस का प्रयोग क्यों किया जाएगा? यह एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, यह स्लीप एपनिया को रोकेगा, फोर्सफुल एयर को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेगा। तो यही ध्यान रखना है। कौन सा मास्क है? नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर वाला मास्क है, सीपेप मास्क है। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कर लो फिर नेक्स्ट इमेज। हाँ भाई क्या है? अरे गुरुजी आपने तो नाम लिख ही दिया, तो बता दो क्या ही है? फीटल डॉपलर है। फीटल डॉपलर वही है, मदर की बॉडी में, मदर के यूट्रस में कौन होगा? आफ्टर प्रेगनेंसी कौन होगा? फीटस होगा। अब फीटस होगा तो लाइव होगा ना, अगर वो लाइव है तो उसकी हार्ट बीट भी होगी ना, हार्ट बीट है तो फिर हार्ट बीट को मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा ना। और ऐसे में हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फीटल डॉपलर की। फीटल डॉपलर बेबी की हार्ट बीट को हमें कैलकुलेट करके बता सकता है, उनको सेंस कर सकता है। तो सामने स्क्रीन पर दिखाई देने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? फीटल डॉपलर। ये ध्यान से देख लेना, ये लुब्रिकेंट जेली है, ये इसका प्रोब है, ये इसका मॉनिटर है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? हाँ ही आना चाहिए भैया जवाब। हाँ भाई क्या है ये? गुरुजी ये तो हमें वो गेम लग रहा है, राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग। नहीं जी, ये राइट रॉन्ग का गेम नहीं है, ये खेल से बेहतर बड़ा खेल है। इसे हम लोग बोलेंगे ईवीएम, नहीं वीवीएम, यानी कि वैक्सीन वायल मॉनिटर। वैक्सीन वायल मॉनिटर। अरे समझदार सारे प्राणी हैं हमारे, सबने पोलियो की वैक्सीन छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्ट किए। इंजेक्ट करते हैं क्या पोलियो की वैक्सीन को? नहीं, उसे ओरल रूट से दिया जाएगा। अब जब आप पोलियो की वैक्सीन को ओरल रूट से देंगे तो उसकी एक्सपायरी को चेक करना आपका फर्ज बनता है, या फिर वो प्रॉपर टेम्परेचर पर है या नहीं है, वह पेशेंट को देने के लिए एडिक्वेट है या नहीं है, उसकी कैपेसिटी सही है कि नहीं, उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या होता है, इसको यूज करने के तरीके। अगर अंदर वाला सर्कल लाइट हो, अंदर वाला सर्कल लाइट हो और बाहर वाला सर्कल डार्क हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर अंदर वाले सर्कल में कलर है लेकिन फिर भी बाहर वाले सर्कल के कंपेयर में दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो ध्यान रखना, कैन यूज इन कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। किस में यूज करोगे? कॉन्ट्रास्ट में। बट नॉट यूज, दोनों का कलर सेम हो तो यूज नहीं कर सकते, अंदर वाले का कलर डार्क हो तो यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज दिस? दिस इज वीवीएम, वैक्सीन वायल मॉनिटर। चलो फिर इसी बात पे आइडेंटिफाई कर लो यार। नेक्स्ट क्या है ये? इवाल्ड ट्यूब है गुरुजी। गुरुजी इसमें ये माइक क्यों लगा हुआ है? अरे ये माइक नहीं है भैया, ये मतलब आपकी गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालने के लिए तरीका है। इसमें ये बलून क्यों लगा हुआ है? स्क्वीज करेगा। अब देखो क्या होगा यार, एक पर्सन है, उसने सुसाइड करने का दौर चल रहा है आजकल, सुसाइड के लिए उसने कुछ पॉइजनस ले लिया, छोटे छोटे बच्चे होते हैं सीमेंट खा लेते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर यार हमें क्या करना होता है? गैस्ट्रिक लावाज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गैस्ट्रिक लावाज। और गैस्ट्रिक लावाज की कंडीशन में हमें गैस्ट्रिक कंटेंट को बॉडी से आउटवर्ड निकालना होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम जिस ट्यूब का प्रयोग करते हैं उस ट्यूब का नाम होता है इवाल ट्यूब। इवाल ट्यूब वो ट्यूब जो कि आपकी मदद करेगी गैस्ट्रिक कंटेंट को एम्प्टी करने में। तो इसी बात पे पहचानो फिर नेक्स्ट क्या है ये? आइडेंटिफाई इट। गुरुजी ये है क्या है ये? सिंपल सी बात है, इसमें हमको यहां पर दो प्रोब्स दिख रहे हैं, दो ट्यूब दिख रही है। व्हाट इज दिस? दिस इज नेजल प्रोब। क्या है ये? यह एक नेजल प्रोब होता है। क्या होता है? नेजल प्रोब। प्रोब की वजह से इसको देखो समझ में नहीं आता तो ऐसे बोलते ना, PRONG, प्रोंग होता है। नेजल प्रोंग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे सकते हैं। थोड़ा बहुत जो है 60% 70%, 50-60-70% तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। 1 से 4 लीटर तक ऑक्सीजन अगर पेशेंट को हमें देनी हो पर मिनट, तो फिर हम किसका यूज करते हैं? नेजल प्रोंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, पढ़े नेक्स्ट। पहचानो भैया क्या है ये? मजा आ रहा है क्या पढ़ाई करने में? यस, मजा आ रहा है तो फिर पढ़ो। नाम बताओ यार, दिल्ली एम्स में नोट सेट में आएगा।
अपना कंटेंट अब नोट सेट में आएगा और पढ़ो फिर क्या है। निडल फॉर लीवर बायोप्सी, यस। अगर आप किसी लीवर वाले पेशेंट को, लीवर डिजीज वाले पेशेंट को डील कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि रेगुलरली उसको सिरोसिस को, फाइब्रोसिस को, फैटी लीवर को, मैलिग्नेंसी को, इन सबको आपको ऑब्जर्व करना है। और ये ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, ये मेहंदी लगा के, नहीं नहीं मेहंदी नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है महंगी नहीं। देखो क्या होता है, महंगी निडल, लीवर को जो क्रॉस करे वो महंगी निडल, तो नाम महंगी से ट्रिक याद रखना, मैंगीनी, मैन MEN मैन, घीनी, बायोप्सी, निडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DSS में पूछा, ESI में पूछा। मैंगीनी निडल, मेहंदीनी नहीं, मैंगीनी निडल किसमें प्रयोग की जाती है? मैंगीनी निडल का प्रयोग किया जाएगा लीवर से बायोप्सी लेने में, यानी कि जीवित व्यक्ति से, जीवित जीव से अगर हम किसी प्रकार के स्पेसिमेन को, टिश्यू के टुकड़े को, टिश्यू की किसी मात्रा को शरीर से पृथक कर देते हैं, पृथकीकरण की इस प्रक्रिया को नाम देते हैं बायोप्सी। और ऑटोप्सी किसको बोलते हैं? पोस्टमार्टम को। ऑटोप्सी किसको बोलते हैं? पोस्टमार्टम को। हाँ भाई, महंगी वाली निडल कौन सी है? मैन, देखो क्या कौन सी है ये? मैन गिनी निडल, ठीक है, बायोप्सी निडल। अब यार इसी बात पे पहचान लो फिर नेक्स्ट वाले को। हाँ भाई, पहचान कौन, क्या है ये? नर्व स्टिमुलेटर। होता क्या है कि कुछ कुछ पर्सन जो होते हैं उनको मान लो किसी हिस्से में पेन हो रहा है, किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, किसी को बेल्स पाल्सी है, तो बेल्स पाल्सी में क्या होगा? फेस वाले हिस्से पर, फेशियल पाल्सी, कई बार पेन होता है, सुसाइडल डिजीज बोलते हैं बेल्स पाल्सी को। यस, क्या बोलते हैं? सुसाइडल डिजीज, बेल्स पाल्सी को सुसाइडल, क्योंकि फेस का अपीयरेंस तो खराब हो ही गया, फेस में पेन भी हो ही रहा है। यह डिजीज जानी मानी हस्ती हमारे खानों के खान सलमान खान को है। ऐसी कंडीशन में कई बार हमें पेन को रिड्यूस करने के लिए नर्व स्टिमुलेटर का प्रयोग करना होता है, क्योंकि नर्व में पेन हो रहा मतलब नर्व की एंडिंग के ऊपर विभिन्न प्रकार की डाइवर्टेड एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट कर रही है। उन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को मैनेज करने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को उस पॉइंटेड एरिया पर प्रवाहित करना होता है। ऐसी कंडीशन में हमें जरूरत पड़ती है जिस डिवाइस की, उस डिवाइस को प्यार से मुस्कुराते हुए हम कह देते हैं खुशी के साथ, नर्व स्टिमुलेटर। हाँ भाई, पहचानो फिर इसी बात पे इस डिवाइस को। क्या है ये? गुरुजी ये तो सरल से शब्दों में हमें दिखाई दे रही है, USG मशीन, अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन। हाँ भाई, इसको पहचान लो फिर। गुरुजी ये तो स्टेथोस्कोप है। अरे जल्दीबाजी में गड़बड़ मत कर देना, स्टेथोस्कोप अभी भी ऐसा नहीं होता। फिर क्या है ये? लेरिंजोस्कोप? नहीं। फिर क्या है ये? एंडोस्कोप? नहीं 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 यार, ये कुछ नहीं है, सिंपली इट इज फीटोस्कोप। क्या है ये? फीटोस्कोप। पहले क्या होता था यार, मदर के वहां पर हमें फीटोस्कोप को रखो, फिर कान लगा के सुनो, एक्यूरेसी नहीं आती है वहां पर, ठीक है, उस एक्यूरेसी नहीं आ रही तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा यार, अपने को फीटोस्कोप लेना, ये वाला जिसमें बाइन्यूरल्स होते हैं और आराम से हम साउंड को सुन सकते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज फीटोस्कोप, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।